नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एग्रो इकोलॉजिकल प्लानिंग। ठीक, दो चीजें होती हैं। भारत को दो चीजों में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में बांटा गया है। एक तो वो है हमारा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन या फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन, और दूसरा हमारा है एग्रो इकोलॉजिकल प्लानिंग या फिर एग्रो इकोलॉजिकल जोन। इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों जो प्रकार हैं इसमें भारत को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसको करने के फायदे क्या हैं, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में इस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कशन में करने वाला हूँ। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको अच्छे से एकदम बिल्कुल तैयारी करने को कहीं से मिल जाए, तो आपको क्या करना है। मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है जो कि मैंने 1,000 रुपए में लॉन्च कर रखा है। इसमें आपने बीएससी एग्रीकल्चर करते समय जितने भी सब्जेक्ट पढ़े थे, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल थ्योरेटिकल नॉलेज इसकी दी जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया जाएगा। कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा जा रहा हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो, आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका फंडामेंटल तो क्लियर होगा ही, और इसके साथ साथ में आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, वो भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। बोले तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। और इस तैयारी को कर लेने के बाद, इस कोर्स को अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लेने के बाद, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है तो आपके लिए ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके खरीद सकते हैं। इस कोर्स में आपको हर वीडियो लेक्चर के साथ साथ हर लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, जिससे आप आसानी से फ्यूचर में रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी बात अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स की। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो, और कोर्स से रिलेटेड अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसे मैंने बताया कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन और एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इन दोनों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे क्या, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। इसको कई बार बोला जाता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं। कई बार रीजनल प्लानिंग लिख के आता है और कई बार एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1988 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यही प्लानिंग कमीशन, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया नीति आयोग। जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, वो आगे चलकर इस समय जो प्रेजेंट टाइम में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नीति आयोग। इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष। तो 1988 में प्लानिंग कमीशन ने भारत में एग्रो इकोलॉजिकल रीजनल प्लानिंग की शुरुआत करी थी। क्यों करी थी, इसको करने का मोटिव क्या था, ध्यान से समझना। भारत जो है ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक, भारत जो है बहुत बड़ा एरिया है। कहीं पर भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती है, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत कम बरसात होती है। कहीं पर मौसम बहुत शुष्क रहता है, कहीं पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, कहीं पर अनडिलेटेड लैंड है, कहीं पर जमीन समतल है, कहीं पर बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड है, कहीं पर प्रॉब्लमेटिक लैंड है, कहीं पर प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है। हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए अलग अलग टाइप के सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो कोई किसान को कैसे पता चलेगा कि हमको ये फसल यहाँ उगानी चाहिए और ये फसल यहाँ नहीं उगानी चाहिए। आपने सोचा होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि आपको जो सेब है, ध्यान से समझना, जो सेब है, सेब का अगर आपको प्लांटिंग करनी है यूपी और बिहार में,
तो आप खोजते खोजते थक जाओगे, लेकिन आपको सेब की ट्रांसप्लांटिंग के लिए या प्लांटिंग के लिए आपको पौधे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरीके का एक इकोलॉजिकल सिस्टम वहां पर डेवलप कर दिया है, इस तरीके का एक सिस्टम बना रखा है जिससे ऐसी जगह पर ऐसी चीज ना पहुंच पाए जो कि वहां पर जरूरी नहीं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का कोई आदमी सोचे कि हम नारियल की खेती करेंगे, तो यहाँ पर उसको नारियल नहीं मिलेगा। ठीक न, तो इसको यहाँ पर इसको नारियल मिलेगा, और ना ही नारियल ग्रो करने के लिए जो प्रॉपर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि हर जगह पर अलग अलग फसलें ग्रो हो, इसके लिए वहां पर अच्छे तरीके से फोकस वे में उसका डेवलपमेंट किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर दलहनी फसलें और अनाज वाली, गन्ने वाली, इन सभी चीजों की खेती ज्यादा होती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस होता है कि कैसे किसानों को अच्छे से अच्छा सीड प्रोवाइड करा जाए इन फसलों का, किस तरीके से इरिगेशन का डेवलपमेंट किया जाए जिससे इन फसलों की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आराम से कंप्लीट हो सके। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा जैसे कोकोनट के बारे में बात कर लेते हैं, तो कोकोनट जो होता है ये हवा को सस्टेन कर लेता है। बहुत तेज अगर हवा चलेगी तो इसको टॉलरेट कर जाएगा, गिरेगा नहीं। तो ये कोस्टल एरिया में ग्रो किया जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि वहां की टोपोग्राफी कैसा है, वहां का क्रॉपिंग सिस्टम कैसा है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां का टेम्परेचर कैसा रहता है, रेनफॉल कितना है, इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कमीशन ने 1988 में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग करी थी, जिसको हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहते हैं। ठीक, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग के माध्यम से भारत को एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया था। कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? इस समय वर्तमान में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। स्टार्टिंग में तो केवल ये 11 हुआ करते थे, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं याद करना है। इस समय कितने हैं? भारत में इस समय 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। इसके बारे में बात करें, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, दिस इज ए लैंड यूनिट कर्व आउट of an agroclimatic region further divided by landform and soil condition that modify the climate and growth period। ध्यान से समझना, ग्रोइंग पीरियड। जब हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम ज्यादातर ध्यान देते हैं कि हमारे एरिया में रेनफॉल कितना है, मतलब बरसात कैसी हो रही है, वहां का ओवरऑल टेम्परेचर कैसा रहता है पूरे साल भर, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, समुद्र तल से ऊंचाई किस तरीके से है, क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा उपयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ वहां पर सॉइल किस तरीके की है। ये सभी चीजें एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कंसीडर करी जाती। लेकिन जब हम एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करते हैं तो इसमें इन सभी चीजों के साथ साथ लैंड फॉर्म के बारे में, यानी कि वहां की स्थलाकृति कैसी है, वहां के सॉइल की कंडीशन कैसी है, मतलब किस तरीके की सॉइल है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, सैलाइन सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, सोडिक सॉइल है, ऊसर बांगर है, कैसी खादर सॉइल है, रेड सॉइल है, किस तरीके की सॉइल है। इसके साथ साथ ये जो सॉइल और लैंड फॉर्म्स हैं, ये सभी चीजें मिलकर किस तरीके से पौधे की ग्रोथ पीरियड को अफेक्ट करते हैं, ये सभी चीजें हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा आता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ठीक, तो भारत को टोटल 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है और 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। तो अगर एग्रो क्लाइमेटिक पूछेगा तो आपको कितना बताना है? 15 बताना है। और अगर एग्रो इकोलॉजिकल पूछेगा तो आपको 21 बताना है। ये दो चीजें आप बहुत जरूरी है, दोनों याद कर लेना। बाकी एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है इसको 1988 में इनिशिएट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। आगे बात करते हैं कि हमारे पास जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में, वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से। देखो यहाँ पर नंबरिंग दी गई है, इस नंबरिंग को ध्यान में नहीं रखना है आपको, क्योंकि ये नंबरिंग आगे पीछे है। मैं यहाँ पर बताऊंगा और यहाँ पर टिक लगाते जाऊंगा तो आप समझते जाना कि कहाँ पर कौन सा एरिया है। जैसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन, बोले तो क्या कहते हैं इसको, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? हमारा सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा, थोड़ा सा प्रदेश हमारा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, थोड़ा सा हमारा उत्तर का तो यूपी का एरिया जो कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट है, यानी कि ये यूपी वाला एरिया जिसको हम उत्तराखंड बोलते हैं, ये वाला एरिया आ जाएगा।
ये सभी एरिया हमारा किसमें आता है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आता है। यहाँ पर गेहूं, मेज, पैडी और पोटैटो जैसी क्रॉप ज्यादातर ग्रो करी जाती है। इसके साथ साथ हमारा ईस्टर्न हिमालय रीजन, ईस्टर्न हिमालय रीजन में हमारा ये आता है जिसमें सिक्किम है, अपना दार्जिलिंग है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं ये सिस्टर स्टेट। इसके साथ साथ ये जो है सब ह्यूमिड क्लाइमेट होती है। यहाँ पर जो आर्द्रता होती है वो बहुत ज्यादा होती है और यहाँ बरसात पूरे साल होता रहता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर बरसात होती है। तो यहाँ पर मेज है, पैडी है, जूट है, रैपसीड है और ये सभी चीजें यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। और इसके साथ साथ सिफ्टिक कल्टीवेशन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो जो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट है भारत के, वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज्यादातर यूज किया जाता है, यानी कि झूमिंग कल्टीवेशन से खेती यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर लैंड रोटेशन कल्टीवेशन करी जाती है। झूमिंग कल्टीवेशन को लैंड रोटेशन कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा आता है लोअर गैंगेटिक प्लेन। हमारा ये लोअर गैंगेटिक प्लेन क्या होता है, इसमें वेस्ट बंगाल अपना आता है। ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं। इसमें अपना वेस्ट बंगाल आता है जो कि मॉइस्ट ह्यूमिड एंड ड्राई ह्यूमिड क्लाइमेट होती है। यहाँ पर राइस, जूट, रेपसीड, व्हीट की खेती करी जाती है। और यहाँ पर राइस की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरे भारत का लगभग 12% धान का उत्पादन होता है। फिर हमारा आता है मिडिल गैंगेटिक प्लेन जोन। ये वाला हमारा जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको मिडिल गैंगेटिक प्लेन जोन बोलते हैं। इसमें आपका ईस्टर्न यूपी, बिहार का थोड़ा सा प्लेन्स एरिया आता है। यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो मॉइस्ट और सब ह्यूमिड होती है और ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट होती है। यहाँ पर ज्यादातर गन्ने की खेती, धान की खेती, मक्के और गेहूं की खेती करी जाती है। और यहाँ की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा, पूरे भारत की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है और केवल यहाँ की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ पर है, तो आपको बता देना है कि लोअर गैंगेटिक जो प्लेन जोन है, ये हमारा ये वाला पार्ट, यहाँ पर, सॉरी लोअर गैंगेटिक कह रहा हूँ, ये मिडिल गैंगेटिक जो प्लेन जोन है, मिडिल गैंगेटिक प्लेन जोन, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। कहने का मतलब क्या है कि हम 1 हेक्टेयर में लगभग लगभग आप समझो कि 1.42 हेक्टेयर की खेती कर लेते हैं, समझ लेना। इसको मैंने क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत अच्छे तरीके से, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो नेमराज सुंडा जी की बुक है, उसको मैं पढ़ाते समय भी बताया था बहुत अच्छे तरीके से। और इसके साथ साथ मेरा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स चल रहा है उसमें भी मैंने इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझा रखा है। तो मिडिल गैंगेटिक प्लेन जोन में हमारा ये सब चीजें आती है, मतलब यहाँ पर खेती बहुत विधिवत मात्रा में करी जाती है। यहाँ की जो मिट्टी है, खादर बांगर मिट्टी जो होती है, गंगा और जमुना का जो कछारी मैदान होता है, तो गंगा और जमुना से जो बहा के लाई गई मृदा होती है बहुत अच्छी उपजाऊ मृदा होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से करी जा सकती है। अगला है हमारा अपर गैंगेटिक प्लेन। ये जो हमारा 3 वाला नंबर है, ये अपर गैंगेटिक प्लेन कहलाता है। इसमें जो उत्तर प्रदेश का रिमेनिंग पार्ट होता है, ये ड्राई सब ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट होता है। यहाँ पर राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, हाई इरिगेशन इंटेंसिटी यहाँ पर होती है और यहाँ पर इस तरीके की फसलों को ग्रो किया जाता है। फिर हमारा है ट्रांस गैंगेटिक जोन। इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, श्री गंगानगर, इसके बाद सेमी ड्राई क्लाइमेट आता है। ये वाला हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन होता है। हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, लोवेस्ट पॉवर्टी, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, लोअर लो पॉवर्टी एंड मैक्सिमम यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। यहाँ पर ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज किया जाता है। बोलो तो सिंचाई के लिए ज्यादातर लोग यहाँ पर कुएं का या बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से यहाँ पर आने वाले समय में जो यहाँ की मिट्टी है, मिट्टी के अंदर का जो पानी है, ग्राउंड वाटर जो टेबल है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। इसके बाद हमारा है ईस्टर्न प्लेटू या फिर हिल्स। ईस्टर्न प्लेटू और हिल जो वाला रीजन है, इसमें आपका क्या आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, कुछ पार्ट एमपी का आता है, इसके साथ साथ उड़ीसा का आता है, वेस्ट बंगाल का आता है। और इसके साथ साथ ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसी के बारे में बोला जा रहा है ईस्टर्न प्लेटू। यहाँ पर हम राइस, व्हीट, मेज और रागी की खेती करते हैं। फिर सेंट्रल प्लेटू वाला रीजन है, ये वाला भाग हमारा है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के एरियाज आते हैं। यहाँ पर गेहूं की और ग्राम की, ज्वार की, बाजरा की और धान की खेती करी जाती है। यहाँ पर यहाँ का जो 75% जो एरिया है वो रेन अफेक्टेड एरिया है। बोले तो यहाँ पर बरसात बराबर होती है, तो यहाँ पर वर्षा आधारित खेती ज्यादातर करी जाती है। अगला है वेस्टर्न प्लेटू और हिल्स। यहाँ पर महाराष्ट्र, ये वाला जो वेस्टर्न प्लेटू है, ये हमारा वेस्टर्न प्लेटू में आता है। ये कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, मेजर पार्ट ऑफ एमपी, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, इस वाले पार्ट की यहाँ पर बात हो रही है।
सेमी एरिड क्लाइमेटिक, यहाँ पर ज्वार बाजरा कॉटन और गेहूं की खेती करते हैं। इसके बाद हमारा साउदर्न प्लेटू आता है, इसमें 35 डिस्ट्रिक्ट अपने आते हैं, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटका के। यहाँ पर इसकी बात हो रही है तमिलनाडु की। यहाँ पर किसकी खेती करते हैं, यहाँ पर ड्राई लैंड टेक्नोलॉजी से खेती करने के बारे में ज्यादातर फोकस किया जाता है। फिर हमारा ईस्ट कोस्ट रीजन है, बोले तो ये वाला जो पतली सी पट्टी है, इसके बारे में कहा जा रहा है। इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एलुवियल और कोस्टल सैंडी सॉइल जो होती है, यहाँ पर ग्राउंडनट, रागी, ज्वार बाजरा की खेती यहाँ पर करी जाती है। अगला है हमारा वेस्टर्न कोस्ट रीजन, यानी कि ये वाला जो पतली सी आपको पट्टी दिख रही है, ये वेस्ट कोस्ट प्लेन और घाट्स होता है। या ये इसमें क्या क्या आता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा ड्राई। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ड्राई, सब ह्यूमिड होता है और ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द कल्टीवेशन स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप, यहाँ पर मसाले और इसके साथ साथ जो प्लांटेशन क्रॉप होती है, जैसे हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाम है, इसके साथ साथ हमारा जैसे क्या कहते हैं इसको, कोकोनट है, इसकी सबकी खेती यहाँ पर ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं गुजरात का। गुजरात का प्लेन्स और हिल्स, इसमें जो गुजरात के कुछ भाग आते हैं, ये वाला हमारा जो रीजन है, ये गुजरात के प्लेन और हिल्स आते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, ये 60% एरिया एरिया यहाँ का जो है वो शुष्क एरिया होता है। ज्यादातर यहाँ पर ऑयल सीड क्रॉप ग्रो करी जाती है, यानी कि जो तेल वाली फसलें हैं ज्यादातर इसको यहाँ पर ग्रो किया जाता है। वेस्टर्न ड्राई रीजन के बारे में बात करें तो ये, इसमें राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट, हॉट सैंडी डिस्ट्रिक्ट, रेनफॉल, हाई इवापोरेशन, यहाँ पर बाजरा, ग्राम, वेस्ट बंगाल और ये सब चीज की खेती होती है। बोले तो इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, इस एरिया के बारे में। इसके बाद हमारा आइसलैंड रीजन आता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको आइसलैंड रीजन बोलते हैं। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, यहाँ की जो क्लाइमेट होती है काफी ज्यादा वाष्प वाली होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है और यहाँ पर लार्जली फ्रॉस्ट कंडीशन जोन होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर राइस के और कोकोनट की खेती करी जाती है। तो ये जो इतने एरियाज हैं, ये सभी एरियाज हमारे कैसे हैं, ये सभी हमारे एरियाज जो हैं, ये किसमें आते हैं, ये सभी हमारे आते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला है हमारा एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन हमारे 21 है, जिसमें हमारा वेस्टर्न हिमालयन वाला रीजन, वेस्टर्न हिमालयन वाला रीजन हमारा ये वाला है। इसके साथ साथ हमारा ये ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालयन रीजन ये, और वेस्टर्न हिमालयन रीजन 2, और वेस्टर्न प्लेन्स, ये हमारा वेस्टर्न प्लेन्स होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ध्यान से देखते जाएंगे तो हमको ढेर सारी चीजें इसमें समझ में आएगी। फिर दक्कन का प्लेट्यू है हमारा, साउदर्न पार्ट और सेंट्रल हाईलैंड है, इसके साथ साथ सेंट्रल मालवा रीजन और काठियावाड़ प्लेन्सुला है। तो इसके साथ साथ हमारा फिर और क्या क्या आता है इसमें, सेंट्रल हाईलैंड, जिसको मालवा और बुंदेलखंड का जो हमारा रीजन आता है। इसके साथ दक्कन प्लेटू है, दक्कन प्लेटू और ईस्टर्न घाट है। इसके बाद हमारा ईस्टर्न घाट है और दक्कन का प्लेटू है, सेंट्रल हाईलैंड जिसको बुंदेलखंड आता है। फिर छत्तीसगढ़ का जो हमारा कुछ रीजन है, छत्तीसगढ़ का आता है। इसके साथ साथ फिर हमारा छोटा नागपुर को पठार वाला रीजन है, ईस्टर्न प्लांट्स है। उसके बाद हमारा फिर क्या है, ईस्टर्न प्लेन्स है। इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा देख लेना एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ की चीजें है नहीं। बाकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे रेनफॉल है तो ये ज्यादातर इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। अभी एग्जाम हुआ है, उसका क्या कहते हैं, एजीटीए का एग्जाम हुआ है अभी जल्दी में। आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि आप कितना भी पढ़ लो, ध्यान से समझना मैं जो बात बोल रहा हूँ, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने केवल वन लाइनर पढ़ा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो भी आप क्वेश्चन ज्यादा गलत करोगे, तो भी आपका अच्छे से सिलेक्शन होना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर आप केवल थ्योरी पढ़ोगे तो उससे भी आपको समस्या हो। इस वजह से इन दिनों क्या करना चाहिए आप लोगों को, डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे तरीके से पढ़ो और साथ में नोट्स बनाते चलो, और उस नोट्स को वन लाइनर नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करते चला करो। ठीक, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, केवल नेमराज सुंदर जी की केवल जो बुक है, अगर केवल आप वही पढ़ोगे तो इस समय जो एग्जाम हो रहे हैं आप देखोगे कि डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो हमारी नोटबुक है उसको तो पढ़ो ही पढ़ो, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव वे में जो हमारी किताबें लिखी गई हैं उनको भी पढ़ो। इसको पढ़ लेने से फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन वहां पर कितना भी घुमा के या कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो आपके वहां पर
अच्छे तरीके से आंसर लगाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि ज्यादातर बता दिया जाता है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन टोटल 21 है और एग्रो क्लाइमेटिक जोन टोटल 15 है। प्लानिंग कमीशन ने इसको बनाया था और तो ये सभी चीजें वहां पर ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बता के ऊपर ऊपर चले जाते हैं। बाकी इसको अंदर से थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने डीप में घुस के पूछा नहीं जाता। और अगर पूछा भी जाएगा तो क्योंकि एग्रीकल्चर का सिलेबस इतना बड़ा है तो उसको इतने डीप में घुस के पढ़ना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि आप उतना पढ़ भी नहीं सकते। टोटल 50-55 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप इसमें बुक की बात करो तो नंबर ऑफ पेजेस आपको 50-55 जो होगी उसमें 300 से लेकर 400 पेज एक बुक में रहती है। इतना आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप सोच के देखो कि इतना कंटेंट, इतना अगर आप पढ़ के रिटेन कर पाओ माइंड में, ये व्यवहारिक नहीं है। इस वजह से ये जो चीजें हैं इसको एक बार पढ़ लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताते रहता हूँ। जैसे आसाम और बंगाल के जो प्लेन्स वाले रीजन है, फिर हमारा जो पूर्वांचल का कुछ भाग है, ईस्टर्न हिमालयन का जो कुछ भाग है, इसके साथ साथ ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन्स है, वेस्टर्न घाट और कोस्टल प्लेन्स है, आइसलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये टोटल मिला के हमारे 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन भारत में हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। ये सभी चीजें आपने एक बार पढ़ लेना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें है नहीं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बीच में मैं 14-15 दिन के लिए थोड़ा सा अपसेंट हो गया था क्योंकि इस समय थोड़ा डिपार्टमेंट में मेरे काम ज्यादा चल रहा था। तो इस वजह से, क्योंकि इधर सोइंग का टाइम चल रहा होता है ना, तो इस समय थोड़ा डिपार्टमेंटल जो काम होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आप टेंशन नहीं लो, मैं जो चीजें 15 दिन में कवर नहीं कर पाया हूँ उसको मैं यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा पढ़ा के कवर कर लूंगा। तो आज से आपको फिर से कंटिन्यू वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रही होगी। इस वीडियो को देख के आप हमारा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है उसको खरीद सकते हो। खरीद के अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट भी दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।